चलिए एक सफर पर चलते हैं 1000 साल पीछे, सन 700 से 1750 के बीच। अब सवाल यह है कि इतने लंबे दौर में जो बदलाव हुए उन्हें हम आज कैसे समझते हैं। देखिए, अतीत की कहानी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली खोज है। तो आइए इस ऐतिहासिक पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारी पड़ताल का पहला सुराग यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के बड़े हिस्से अनजाने थे, तब लोग अपने आसपास की दुनिया को कागज पर कैसे उतारते होंगे? ये सवाल हमें सीधा उस जमाने की सोच की दुनिया में ले जाता है। अब स्क्रीन पर देखिए, ये दो नक्शे हैं और दोनों भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, लेकिन इनके बनने में पूरे 600 साल का फासला है। पहला नक्शा देखिए, कितना अलग है। इसमें दक्षिण भारत ऊपर की तरफ है, जहां आज हम उत्तर भारत को देखते हैं, और जगहों के नाम अरबी में लिखे हैं। अब दूसरा नक्शा देखिए, ये हमें ज्यादा जाना पहचाना लगता है ना? इसकी तट रेखा कहीं ज्यादा सटीक है। ये फर्क साफ दिखाता है कि 600 सालों में दुनिया को देखने और समझने का नजरिया कितना कितना ज्यादा बदल गया था। तो हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव है भाषा। इतिहासकारों को सिर्फ घटनाओं को ही नहीं, बल्कि उन्हें दर्ज करने वाले शब्दों को भी बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ शब्दों के मायने भी पूरी तरह बदल जाते हैं। चलिए हिंदुस्तान शब्द का ही उदाहरण लेते हैं। आज जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारे दिमाग में भारत देश का नक्शा आता है, लेकिन 13वीं सदी में एक इतिहासकार के लिए इसका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका था। फिर 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति के लिए किया, और आज इसका मतलब एक आधुनिक देश से है। तो देखा, एक ही शब्द और कितने अलग अलग मायने। विदेशी शब्द भी एक ऐसी ही दिलचस्प मिसाल है। आज हमारे लिए विदेशी का मतलब है कोई जो दूसरे देश से आया हो, लेकिन मध्य युग में इसका मतलब था कोई भी अनजान इंसान जो उस गांव या समाज का हिस्सा न हो। यानी हो सकता है कि शहर से आया कोई व्यापारी गांव वालों के लिए भी देशी हो, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। कितना अलग है ना? तो शब्दों की इस दिलचस्प दुनिया से निकलकर अब हम उन ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल इतिहासकार इस दौर की कहानी को जोड़ने के लिए करते हैं। इतिहासकार हमेशा से ही सिक्कों, पुरानी इमारतों और पत्थर पर लिखे शिलालेखों का अध्ययन करते आए हैं, लेकिन जिस 1000 साल के दौर की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज ने जानकारी रखने का पूरा खेल ही बदल दिया, और वो थे कागज पर लिखे रिकॉर्ड्स। वो क्रांतिकारी बदलाव आया 13वीं सदी के आसपास। कागज, जी हां, कागज अब पहले से बहुत सस्ता और आसानी से मिलने लगा था, और इस एक चीज ने जानकारी को दर्ज करने और फैलाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि जैसे जैसे कागज का इस्तेमाल बढ़ा, लिखित जानकारी का एक तरह से विस्फोट हो गया। लोग धार्मिक ग्रंथ, शासकों के काम, संतों के उपदेश, अदालतों के दस्तावेज सब कुछ लिखने लगे। इन हाथ से लिखी किताबों यानी पांडुलिपियों को अमीर लोग, शासक और मंदिर मठ इकट्ठा करते थे, और यही संग्रह आज अभिलेखागारों में सुरक्षित हैं, जो इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, हर कॉपी हाथ से बनाई जाती थी, और जब कोई लिपिक या स्क्राइब किसी किताब की नकल करता तो वो अनजाने में ही छोटे मोटे बदलाव कर देता था। कोई शब्द बदल दिया, कोई वाक्य अपनी समझ से लिख दिया। अब सोचिए, सदियों तक जब एक ही किताब की नकल दर नकल होती रही तो असली लेख कितना बदल गया होगा। इसीलिए इतिहासकारों को एक ही किताब की कई अलग अलग कॉपियों को पढ़कर जासूस की तरह ये पता लगाना पड़ता है कि असल में क्या लिखा गया था। अच्छा, तो हमने सबूतों को देख लिया, उनकी चुनौतियों को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सबूत हमें उन 1000 सालों के दौरान हुए बड़े सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलावों के बारे में क्या बताते हैं। ये दौर बड़े तकनीकी बदलावों का था। खेती में सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे पैदावार बढ़ी। कपड़ा बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल होने लगा। और शायद सबसे बड़ा बदलाव, युद्ध के मैदानों में बारूद वाले हथियारों ने दस्तक दी। इन चीजों ने समाज को बहुत गहराई से बदला। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही क्यों, लोगों के खान पान में भी एक क्रांति आई। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, ये सारी चीजें इसी दौर में यात्रियों और व्यापारियों के साथ उपमहाद्वीप में आईं। सोचिए, आज हम इनके बिना अपने खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दौर सिर्फ नई चीजों का नहीं, बल्कि नए सामाजिक समूहों के उभरने का भी था।
लोगों के लिए नए नए अवसर बन रहे थे। इन्हीं में से एक था राजपूत समुदाय, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। इन समूहों ने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के दम पर समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाई। अब अगर धर्म की बात करें तो यहाँ भी बड़े और दिलचस्प बदलाव हुए। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। राजा महाराजाओं ने अपनी सत्ता दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों का महत्व समाज में और बढ़ गया। ठीक इसी समय व्यापारियों और प्रवासियों के साथ इस्लाम भी उपमहाद्वीप में आया और धीरे धीरे यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का एक अहम हिस्सा बन गया। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि इतिहासकार इन सभी सुरागों को, इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक सुसंगत कहानी कैसे बनाते हैं। और इसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है समय को अलग अलग कालखंडों में बांटना। 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को बांटने का एक बड़ा सीधा साधा तरीका निकाला। उन्होंने शासकों के धर्म के आधार पर इसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांट दिया। लेकिन इस तरीके में एक बड़ी समस्या थी। ये इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता था कि जब कोई राजा राज कर रहा होता था तो उस वक्त समाज में और भी लाखों करोड़ों लोग जी रहे थे, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं और जिंदगी थी। इसीलिए आज के इतिहासकार इस विभाजन को नहीं मानते। वे इतिहास को आर्थिक और सामाजिक बदलावों के आधार पर देखते हैं, जो उस दौर के समाज की कहीं ज्यादा सच्ची और जटिल तस्वीर पेश करता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इतिहास सिर्फ पुरानी घटनाओं का एक ढेर नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उन घटनाओं को कैसे देखते हैं, कैसे उन्हें जोड़ते हैं और क्या कहानी सुनाते हैं। और ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज जिस तरह से अतीत को नाम देते हैं या समझते हैं, वो आने वाले समय में कैसे देखा और समझा जाएगा।